कभी सोचा है कि कुछ लोग जैसे बड़े राजनेता हों या टॉप सीईओज जब वो बात करते हैं तो ऐसा क्यों लगता है कि पूरी दुनिया उन्हें सुन रही है। उनकी बातों में एक वजन होता है, एक ताकत होती है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी कला की परतों को खोलते हैं। ये एक तरह की कम्युनिकेशन मास्टर क्लास का निचोड़ है। बिल्कुल। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस मास्टर क्लास के मुताबिक ये कोई जादू या कोई जन्मजात प्रतिभा नहीं है। यह एक स्किल है, एक कौशल जिसे सीखा जा सकता है, निखारा जा सकता है। असल में प्रभावशाली बातचीत का मतलब सिर्फ अच्छे शब्द बोलना नहीं है। असली खेल तो ये है कि आप जो कहना चाहते हैं सामने वाला ठीक वही समझे, और उससे भी ज्यादा वो आपकी बात से जुड़ा हुआ महसूस करे। तो चलिए एक प्रभावशाली संवादक बनने की इस यात्रा को शुरू करते हैं, पहले कदम से, पहली छाप। हाँ, ठीक है, तो ले उसे खोलते हैं। स्रोत का सबसे पहला और शायद सबसे जरूरी सबक है पहले 30 सेकंड का नियम। मतलब किसी भी बातचीत की शुरुआत में आपकी ऊर्जा, आपका उत्साह, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। हाँ, और आवाज में आत्मविश्वास होना चाहिए, लेकिन अहंकार नहीं। स्रोत एक बहुत अच्छा उदाहरण देता है। सोचिए एक टिपिकल सेल्स कॉल आती है। हेलो सर, मैं XYZ बैंक से बोल रहा हूँ। हम तुरंत फोन काटने की सोचते हैं। हाँ, क्योंकि वो पूरी तरह से इम्पर्सनल और स्क्रिप्टेड लगती है। लेकिन इसी की जगह अगर कॉल ऐसे शुरू हो, हेलो मिस्टर देसाई, मैंने देखा कि आप हमारी जिम मेंबरशिप में दिलचस्पी दिखा रहे थे। मैं जानना चाहती थी कि क्या आपका कोई खास फिटनेस लक्ष्य है जिससे आप हासिल करना चाहते हैं। बात ही बदल गई। बिल्कुल। यहाँ बातचीत पर्सनल हो गई। स्रोत कहता है कि उन शुरुआती 30 सेकंड में आप ये तय कर देते हैं कि सामने वाला आपकी बात सुनेगा या सिर्फ सुनने का नाटक करेगा। ये दिलचस्प है। तो ये सिर्फ ऊर्जा के बारे में नहीं है, ये एक कनेक्शन बनाने के बारे में है। इसी से जुड़ा एक और सबक है, किसी से एक पुराने दोस्त की तरह मिले। मुझे ये थोड़ा बनावटी लग सकता है। अगर मैं किसी से पहली बार मिल रहा हूं तो दोस्त की तरह व्यवहार करना थोड़ा ज्यादा नहीं हो जाएगा? ये बहुत अच्छा सवाल है, और स्रोत ये साफ करता है कि इसका मतलब अभिनय करना नहीं है। इसका मतलब है अपने माइंडसेट को बदलना। माइंडसेट को? हाँ, जब हम किसी दोस्त से मिलते हैं तो हम रिलैक्स्ड होते हैं, हमारे चेहरे पर एक स्वाभाविक मुस्कान होती है। यही गर्मजोशी और अपनेपन का एहसास सामने वाले को सहज महसूस कराता है। और इसी को पूरा करता है एक और सबक, आई कांटेक्ट। नजरें मिलाकर बात करना। सही। जब आप आत्मविश्वास से किसी की आंखों में देखकर बात करते हैं तो आप बिना शब्दों के ये संदेश देते हैं, मैं यहाँ आपके लिए हूँ, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ और आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं। ये तीनों सबक मिलकर विश्वास की एक मजबूत नींव रखते हैं। तो एक बार जब आपने ये मजबूत नींव रख दी और सामने वाला सहज महसूस करने लगा, तो अगला कदम क्या है? मुझे लगता है ज्यादातर लोग यहीं पर बोलना शुरू कर देते हैं, अपनी बात बताने लगते हैं। और स्रोत के मुताबिक यही सबसे बड़ी गलती है। एक प्रभावशाली संवादक बनने का रास्ता बोलने से नहीं बल्कि सुनने से शुरू होता है। सुनने से? हाँ, यहीं पर हमारा दूसरा सबकों का समूह आता है, जो सुनने और समझने की कला के बारे में है। इसका एक प्रमुख नियम है, याद रखें और दोहराएं। इसका मतलब ये नहीं कि आप तोते की तरह पूरी बात दोहरा दें, बल्कि सामने वाले की कही बात में से मुख्य शब्दों को पकड़कर उसे अपने जवाब में शामिल करें। इसका कोई उदाहरण दे सकती हैं? जरूर। मान लीजिए एक क्लाइंट कहता है, मुझे ऐसा घर चाहिए जहां बच्चों के लिए खेलने की बहुत सारी खुली जगह हो। जरूरी है, मैं आपको वही प्रॉपर्टीज दिखाऊंगी जहां इसका खास ध्यान रखा गया है। अच्छा, तो सिर्फ खुली जगह शब्द दोहराने से ही इतना फर्क पड़ गया? हाँ, क्लाइंट को तुरंत ये महसूस होता है कि उसके जरूरत को सुना और समझा गया है। इसके पीछे एक मनोवैज्ञानिक वजह है। जब हम किसी के शब्दों को दोहराते हैं तो उनके दिमाग को संकेत मिलता है कि हम उनकी ही तरह सोचते हैं। तो एक बार जब सामने वाले को यह महसूस हो जाए कि उसे सुना जा रहा है, तो उन्हें और खुलकर बात करने के लिए कैसे प्रोत्साहित किया जाए? यहीं पर शायद सवाल पूछने की कला काम आती है। बिल्कुल, और स्रोत इसे कहता है प्रासंगिक और स्मार्ट सवाल पूछें। यहाँ फर्क बताया गया है बंद अंत वाले और खुले अंत वाले सवालों के बीच। हाँ, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड। सही। बंद अंत वाले सवाल वो होते हैं जिनका जवाब हाँ या ना में होता है। जैसे, क्या आपको ये पसंद आया? ये बातचीत को आगे नहीं बढ़ाता। लेकिन खुले अंत वाले सवाल सामने वाले को सोचने पर मजबूर करते हैं। जैसे, इस बारे में आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया, या
अभी आपके सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या आ रही है। इससे आपको वो जानकारी मिलती है जो शायद वो खुद से कभी न बताते। इसी से जुड़ा एक सबक थोड़ा अजीब लगता है। स्रोत कहता है अपने ग्राहक को कभी सही ना करें। एक मिनट, मतलब अगर कोई ऐसी गलती कर रहा है जिससे बाद में कोई बड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, तब भी नहीं? ये तो ठीक नहीं लगता। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यहाँ बारीकी को समझना होगा। स्रोत का मतलब ये नहीं है कि आप किसी बड़ी तथ्यात्मक गलती को नजरअंदाज कर दें। इसका संदर्भ छोटी छोटी बातों से है। स्रोत एक क्लासिक उदाहरण देता है। मान लीजिए कोई क्लाइंट मोहितो को मोजितो बोलता है। हाँ, ये तो होता है। अगर आप उसे टोकते हैं, सर इसे मोहितो कहते हैं, तो आपने क्या हासिल किया? आपने खुद को सही साबित कर दिया, लेकिन सामने वाले को शायद थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। स्रोत कहता है कि एक स्मार्ट व्यक्ति शायद खुद भी मोजितो ही बोलने लगे, क्योंकि उस वक्त रिश्ता बनाना सही होने से ज्यादा जरूरी है। समझ गया। तो ये अहंकार की लड़ाई नहीं है, बल्कि एक जुड़ाव बनाने का मौका है। तो ठीक है, हमने एक अच्छी शुरुआत की, हमने ध्यान से सुना और समझा। अब हमारी बोलने की बारी है। यहाँ स्रोत क्या कहता है? स्रोत कहता है कि अब आपके शब्द बहुत मायने रखते हैं। कुछ शब्द आपको तुरंत ताकतवर दिखाते हैं और कुछ आपको कमजोर बना देते हैं। यहीं से हमारा तीसरा सबकों का समूह शुरू होता है। कमजोर शब्द। जैसे सबसे आम उदाहरण है ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू सर, जो हर वाक्य के बाद इस्तेमाल होते हैं। ये शब्द दिखाते हैं जैसे आप में आत्मविश्वास की कमी है और आप हर बात के लिए बस मंजूरी चाहते हैं। स्रोत कहता है कि इसके स्मार्ट विकल्प है। अगर किसी ने कहा मीटिंग कल 4 बजे तय करें, तो ओके सर के बजाय कहें समझ गया, कल 4 बजे की मीटिंग का इंतजार रहेगा। ये तो बहुत छोटा सा बदलाव है, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा हो सकता है। इसी से जुड़ा एक और सबक है, सिर्फ थैंक यू या सॉरी ना कहें, वाक्य पूरा करें। क्या यह सिर्फ ज्यादा फॉर्मल होने के बारे में है? ये औपचारिकता से ज्यादा ईमानदारी और वजन के बारे में है। सॉरी कहने के बजाय देरी के लिए मुझे खेद है कहना, ये दिखाता है कि आप अपनी गलती की जिम्मेदारी ले रहे हैं। सिर्फ थैंक यू के बजाय अपना कीमती समय निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कहना आपकी कृतज्ञता को ज्यादा गहराई देता है। लेकिन इस समूह का जो सबसे बड़ा और शायद सबसे विवादास्पद बदलाव है, वो है सर और मैम कहना बंद करें। हाँ, ये वाला थोड़ा मुश्किल लगता है, खासकर भारत में जहाँ कई प्रोफेशनल सेटिंग्स में सर या मैम कहना सम्मान का प्रतीक माना जाता है। क्या इसे पूरी तरह से छोड़ देना उल्टा असर नहीं करेगा? मैं आपकी बात समझती हूँ और ये सांस्कृतिक बारीकियों पर बहुत निर्भर करता है। स्रोत का तर्क ये है कि सर या मैम एक तरह की दूरी और पदानुक्रम मतलब हायरार्की बनाता है। आप खुद को एक सबऑर्डिनेट की तरह पेश करते हैं। अच्छा। इसकी जगह जब आप किसी के नाम का सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जैसे मिस्टर कुमार, या अगर माहौल थोड़ा अनौपचारिक है तो अनिमेश जी, तो आप एक बराबरी का रिश्ता बनाते हैं। आप एक सप्लायर से एक सलाहकार की भूमिका में आ जाते हैं। ये दिलचस्प है कि अभी तक हमने जितनी भी बातें की हैं, सुनना, सही सवाल पूछना, ताकतवर शब्दों का इस्तेमाल, ये सब जुबान से जुड़ी हैं। लेकिन मैंने हमेशा सुना है कि ज्यादातर बातचीत तो अशाब्दिक होती है, नॉन वर्बल। क्या स्रोत इस बारे में कुछ बताता है? बिल्कुल। स्रोत के मुताबिक असली खेल तो तब शुरू होता है जब हम कुछ कह भी नहीं रहे होते। यही हमारा चौथा सबकों का समूह आता है, शारीरिक हावभाव और व्यक्तिगत स्पर्श। इसमें सबसे शक्तिशाली तकनीक है मिरर इफेक्ट या नकल करने का प्रभाव। नकल करना? लेकिन इसमें खतरा भी तो है। अगर सामने वाले को लगे कि हम उसकी नकल उतार रहे हैं तो बात बनने की बजाय बिगड़ सकती है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और स्रोत इस पर बहुत जोर देता है कि ये बहुत ही सूक्ष्म मतलब सटल होना चाहिए। मकसद नकल करना नहीं बल्कि तालमेल बिठाना है। इसे पेसिंग कहते हैं। पेसिंग? हाँ, मान लीजिए सामने वाला बहुत धीरे धीरे और शांत होकर बात कर रहा है और आप बहुत तेज और ऊर्जा से भरपूर हैं, तो एक तालमेल नहीं बन पाएगा। पेसिंग का मतलब है आप उनकी ऊर्जा और हाव भाव के साथ अपनी ऊर्जा को मिला रहे हैं। अगर वो थोड़ा पीछे होके आराम से बैठें तो आप भी थोड़ा रिलैक्स्ड हो सकते हैं। अगर वो अपने हाथों का बहुत इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप भी थोड़ा कर सकते हैं। ये अवचेतन स्तर पर एक संदेश भेजता है कि मैं तुम्हारी तरह हूं। और इसी तालमेल को और गहरा बनाने के लिए शायद अगला सबक है, इसे खास बनाएं। सही कहा। ये सब कुछ एक ही उद्देश्य के लिए है, सामने वाले को यह महसूस कराना कि वे सिर्फ एक और क्लाइंट नहीं बल्कि एक व्यक्ति हैं। स्रोत छोटी छोटी सच्ची तारीफें करने की सलाह देता है, जैसे
आपका ऑफिस बहुत खूबसूरती से डिजाइन किया गया है, या आपकी घड़ी बहुत एलिगेंट है। या फिर सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक अभिवादन करना, जैसे दिसंबर में किसी ईसाई क्लाइंट को मेरी क्रिसमस कहना या दिवाली के समय किसी को शुभकामनाएं देना। ये छोटी छोटी बातें दिखाती हैं कि आप ध्यान दे रहे हैं। तो ठीक है, हमने एक अच्छी शुरुआत की, ध्यान से सुना, सही शब्दों का इस्तेमाल किया और बॉडी लैंग्वेज से भी तालमेल बिठाया। अब बातचीत खत्म होने वाली है। मुझे लगता है कि ज्यादातर अच्छी बातचीत भी अंत में आकर बिखर जाती है। लोग बस कहते हैं ठीक है फिर मिलते हैं, और बात खत्म। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है। एक अच्छी फिल्म का अंत अगर खराब हो तो पूरी फिल्म का मजा किरकिरा हो जाता है। बातचीत का भी यही हाल है। यहीं पर हमारा आखिरी सबक काम आता है। किसी भी बातचीत को सारांशित किए बिना खत्म न करें। इसका क्या फायदा है? इसके दो बड़े फायदे हैं। पहला, ये दिखाता है कि आपने पूरी बातचीत को ध्यान से सुना है। दूसरा, ये सुनिश्चित करता है कि दोनों पक्ष एक ही बात पर सहमत है और कोई गलतफहमी नहीं है। जैसे आप कह सकते हैं, मिस्टर कुमार, तो जैसा कि मैं समझ पा रहा हूँ, आप स्कूल के पास एक 2 BHK देख रहे हैं और आपका बजट लगभग 80 लाख है। सब कुछ स्पष्ट हो गया। हाँ, और इसके तुरंत बाद आता है सबसे जरूरी हिस्सा, जिसे मार्केटिंग की भाषा में कॉल टू एक्शन कहते हैं। कॉल टू एक्शन यानी आप सामने वाले को ये बताते हैं कि अगला ठोस कदम क्या होगा। आप बातचीत को हवा में नहीं छोड़ते। सारांश के बाद आप कहते हैं, तो मैं आपके लिए शनिवार को दोपहर 3 बजे उस प्रॉपर्टी की विजिट तय कर रहा हूँ। स्रोत के अनुसार ये मनोवैज्ञानिक रूप से सामने वाले को प्रतिबद्ध कर देता है। तो कुल मिलाकर ये एक पूरी कला है। शुरुआत की ऊर्जा से लेकर सुनने की कला, सही शब्दों का चुनाव, बॉडी लैंग्वेज और अंत में एक ठोस निष्कर्ष तक। ये कोई एक ट्रिक नहीं, बल्कि एक पूरा सिस्टम है। बिल्कुल। और अंत में स्रोत एक बोनस सबक देता है जो इन सभी को एक साथ बांधता है। अभ्यास, अभ्यास और अभ्यास। क्योंकि ये सब जानने से कुछ नहीं होगा जब तक ये आपकी आदत न बन जाए। और स्रोत कहता है कि ज्ञान से ही आत्मविश्वास आता है, और आत्मविश्वास ही एक बेहतर संवादक की असली नींव है। यह एक शक्तिशाली ढांचा है। इन सभी तकनीकों को एक साथ देखने पर यह स्पष्ट होता है कि कैसे कोई भी अपनी बातचीत करने की क्षमता को कई गुना बेहतर बना सकता है। हाँ, और ये मुझे एक विचारोत्तेजक सवाल पर लाकर छोड़ता है। स्रोत इन तकनीकों को एक अभिनेता बनने जैसा बताता है, जो ग्राहक या स्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेता है। ये पेशेवर दुनिया में सफलता के लिए डिजाइन किया गया है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जरा सोचिए, जब इन्हीं तकनीकों को नकल करना, सक्रिय रूप से सुनना, नाम का उपयोग करना, जब इन्हें व्यक्तिगत संबंधों में दोस्तों या परिवार के साथ लागू किया जाता है, तो क्या वास्तविक जुड़ाव और रणनीतिक संचार के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है? कहाँ पर प्रामाणिकता खत्म होती है और तकनीक शुरू होती है?